हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, कुछ इश्यूज़ के कारण क्लासेस थोड़ा सा लेट लपेट हो रही हैं या फिर आप ये मान लीजिए कि हो नहीं पा रही हैं। कभी कभी एक दो दिन आपका बीच में स्किप हो जा रहा है और जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ लगातार क्लासें, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसे बहुत जल्द मेरे द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। बहुत जल्दी मैं सब कुछ सही करने वाला हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को लाइव क्लासें मिल पाएँ। इसके लिए थोड़ा सा प्रयासरत हूँ, इसलिए थोड़ा सा और डिले हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आई होप दिवाली के आसपास तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर और लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स के साथ साथ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर रीजनिंग की क्लासेस भी डेली सुबह 6 बजे प्रॉबेबली चल रही हैं, कभी कभी स्किप हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सौरभ अपनी मासिक आय, और देखें जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करवाऊंगा, इनका जो सॉल्व पीडीएफ है यह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट और मैथ्स की प्लेलिस्ट, दोनों प्लेलिस्टें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ से जा करके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आगे वाली मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची शेष राशि का 50% किराए के घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास बची शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय क्या है? तो यहाँ पर आप मासिक आय कुछ भी मान सकते हैं मासिक आय उसकी x रुपये है। 20% शिक्षा पर खर्च करता है तो बचेगा कितना? 80%। ठीक है, 80% बचा। अब यह जो बची हुई राशि है, शेष बची राशि का 30% परिवहन पर खर्च करेगा, यानी इस राशि का 30% परिवहन पर खर्च करेगा, तब कितना बचेगा? इस राशि का 70% बचेगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि का 50% किराए पर खर्च करता है। अब यह जो शेष बची राशि है इसका 50% किराए पर खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 50% बचेगा। ठीक है, और उसके बाद जो शेष बची है, इन सभी खर्चों के बाद वह अपनी शेष बची राशि का 50% माता पिता के पास भेज देता है। तो उसके पास जो बचा होगा वह 50% ही बचा होगा, क्योंकि 50% इस शेष राशि का माता पिता के पास भेज रहा है। अब यह जो शेष राशि बची हुई है यह कितनी है? 11,200 है, और यह 11,200 रुपये वह बचा रहा है। ठीक है, उसकी मासिक आय क्या होगी? और मासिक आय हमने कितनी मानी है? x मानी है, तो x का मान हमें यहाँ से निकाल लेना है। 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 0, 0 0, 0 से 0 हो जाएंगे कैंसिल, x बटे 100 है तो यहाँ पर 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा? 14x बटे में 100 बराबर कितना है? 11,200। 14 से काट देंगे तो 8 बार कटेगा, 14 8 112, यहाँ पर आ जाएगा 800, और ये बटे में 100 है, इसको इधर गुणा कर देंगे, गुणे 100 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 800 गुणे 100, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 80,000। ऑप्शन 4 यहाँ पर 80,000 दिया गया है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि 1/a अनुपात 1/7 अनुपात 1/3.4 3 अनुपात 1/a, तो a का मान कितना होगा? देखिए, जब अनुपात यहाँ पर लगा हुआ है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में संख्या लिखी हुई है। ठीक है, यह बराबर लगा हुआ है, बराबर हो या यहाँ पर समानुपात लगा हो, हम हमेशा क्या करेंगे? अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है बाहर बाहर वाली संख्याओं के गुणे के, यानी 1/a गुणे 1/a बराबर होगा 1/7 गुणे 1/3.43 की। ठीक है, अब ये जो 3.43 है यह 7 का क्यूब है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर दशमलव हटा करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। यह 7 का क्यूब है और एक 7 यह है, जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 7 की घात 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या है? 100 है।
यहाँ पर 1/, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/a, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका भी वर्गमूल निकालना होगा, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 की घात 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 7 सते 49। ठीक है, अब इस 49 को और 10 को इधर इधर भेज देंगे, ए को इधर भेज देंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 49/10। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4.9, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। अंकित मूल्य अगर एमपी यहाँ पर माने 13% की छूट दे रहा है तो कितने बेच रहा है, 87% में 87/100 बराबर क्रय मूल्य में सीपी में कितना लाभ प्राप्त होगा, 20%, तो 120/100। दोनों विक्रय मूल्य है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 40 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आ जाएगा। एमपी और सीपी का अनुपात बनाएंगे तो एमपी/सीपी बराबर आ जाएगा 40/29। ठीक है, तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य को मान लें 400 और क्रय मूल्य को कितना मान लें, 290 रुपये। ठीक है, हम इन्हें 400 और 290 मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 400 और क्रय मूल्य है 290। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अंकित मूल्य में 13% छूट दे करके बेचता है, यानी एसपी क्या होगा। ठीक है, चाहे यहाँ से निकाल लें कि 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो चाहे इसमें 20% जोड़ दे, चाहे इसमें 13% घटा दे, तो एसपी हमारा निकलेगा सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अब 400 का 13%, 13 चौको 52 होगा, और एसपी निकालने के लिए मार्क प्राइस में से 13% की छूट यानी 52 रुपये की छूट दे देनी होगी। और जब 52 की छूट देंगे कितना आ जाएगा, 8, 9 में से 5 गया 4, और कितना आ जाएगा 3, 348 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एसपी कितना है, 348 है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाभ कितना हो रहा है, 10% का, सॉरी 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा होगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य अभी कितना है, 290 है, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो सीपी जो न्यू सीपी है वो कितना आ जाएगा, इसमें 10% यानी 29 बढ़ा देंगे तो 9, और यहाँ पर 9 2 11, 319 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जाए, पहले भी 20% का लाभ मिलता था, अब भी 20% का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 20% का लाभ ऐड कर देंगे, यानी 120/100 कर देंगे, तो इसमें 20% का लाभ ऐड होकर के ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। और एसपी कितना यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 नहीं है 28 यानी 108, हासिल लगे 10, 12 कम 12, 10 22 के 2, हासिल लगे 2, 12 3 36 और 2 38, 3828/10 यानी 382.8 आ जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य है 400, कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है कि 382.8 आ जाए। छूट प्रतिशत जो होगा, डिस्काउंट परसेंट जो निकाला जाएगा वो किस में निकाला जाएगा, अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य कितना है, 400, और 400 में कितने की छूट दे करके बेचा जा रहा है, तो 0.2, 400 में इसको घटा देंगे 0.2 आ जाएगा। 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 8 गया तो 1, 17.2 आ जाएगा। गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकल आएगा। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, सॉरी 4 चौको 16, बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 4.3% की छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, तब उसे पहले जितना ही ब्याज प्रतिशत अर्जित होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत उसे अर्जित होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू शेष बच जाते हैं, तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, ऑप्शन की हेल्प लेनी है। अगर चारों ऑप्शन देखें तो 10, 20 और 25 से विभाजित है पूरी तरह से। ठीक है, अब 27 से विभाजित करने पर किस ऑप्शन में 3 लड्डू शेष बच रहा है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 30 जैसे लिखा हुआ होता, इसे हम 27 विभाजित करते तो 27 से कम 27 ऑप्शन कितना बचता, 3, शेष फल कितना आता
3 आता। ठीक है, इसी तरह से 300 है। अब जब 300 है इसे हम 27 से विभाजित करेंगे, 27 से कम 27, शेषफल आएगा 3, फिर 0 उतारेंगे, फिर 27 से कम 27, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब 300 ऐसी संख्या है जिसे हम 27 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। और 300 जो है वो 10, 20 और 25 तीनों संख्याओं से विभाजित है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 300 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगता है। सामान्य चाल की 3/4 चाल से, तो मान लेते हैं व्यक्ति की जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल 4 है, तो बाद वाली चाल कितनी होगी, इसकी 3/4 यानी 3 होगी। और हमें पता है कि जब डिस्टेंस समान हो या कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, पहले सामान्य चाल से जब चल रही थी, ये व्यक्ति चल रहा था तो 3 यूनिट समय लग रहा था। अब जब बाद वाली असामान्य चाल से यानी सामान्य चाल के 3/4 से चलेगा तो 4 यूनिट का समय लगेगा। तो बाद में उसे कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट अधिक लग रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर है 1 घंटा, और 40 मिनट को बदल लेंगे घंटे में तो 40/60 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2/3, यानी 3 कम 3 2 5, 5/3 घंटे के है। 1 यूनिट बराबर है 5/3 घंटे के, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि सामान्य चाल से चलने में कितना समय लग रहा था, तो 3 यूनिट का समय सामान्य चाल से लग रहा था। 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 5/3 गुणे 3 घंटे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 घंटे, और ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में दिया गया है, एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आसानी से इसे हिंदी में समझा करके बहुत आसान सा इसका अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ स्टूडेंट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स पार्टली ऑन फुट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक स्टूडेंट है जो 30 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहा है। ठीक है, और अलग अलग पार्ट में, कुछ भाग उसका जो है वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। रिमेनिंग ऑन अ बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। शेष दूरी एक साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड द ट्रेवल्ड ऑन द बाइसिकल इज, यानी पैदल चलने वाली दूरी और साइकिल से चलने वाली दूरी के मध्य अनुपात क्या होगा। तो फुट यानी पैदल चलने वाली दूरी, यहाँ पर पैदल चलने वाली स्पीड और दूरी रखेंगे, और इधर बाइसिकल से चलने वाली दूरी या स्पीड रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसकी एवरेज स्पीड देखें तो कितनी है, 30 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहा है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 30/3 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पैदल कितने किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और बाइसिकल से 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। यह है इसकी स्पीड का रेशियो। ठीक है, और एवरेज स्पीड कितनी है, 10। एलिगेशन लगा देंगे, 12 में से 10 घटेगा 2 आएगा, और 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा। यह है इसके टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो चाहे तो और सरल कर लें, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1:3 आ जाएगा। अब पैदल 4 की स्पीड है और टाइम 1 लग रहा है, तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पैदल चलने में कितनी दूरी चलेगा, 4 गुणे 1 कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम, 4 1 कम 4, यह है डिस्टेंस का रेशियो, 4 1 कम 4 अनुपात 12 की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और 3 यूनिट समय लगेगा, तो 12 3 36 यहाँ पर बाइसिकल द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, अब डिस्टेंस का अगर रेशियो बनाए तो 4 1 कम 4 और 4 ने 36, यानी 1:9 यहाँ पर इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 1:9 डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, 6000 रुपये की धनराशि के लिए 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। देखिए 6,000 की राशि है, एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 6 पंचे 30 यानी 300, और दूसरे वर्ष में ब्याज फिर कितना मिलेगा, 300 मूलधन पर। और मूलधन पर प्राप्त ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं कि जब ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो 300 का 5% की दर से अगले वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि मूलधन का ब्याज तो काउंट कर लिया है, तो 3 पची 15 यानी 15 रुपए। ठीक है। अब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालें तो यह टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज, और यह जो ऊपर लिखा हो यह है केवल साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 रुपए का अंतर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। साजिया रेहाना कितने परसेंट का, सबसे पहले तो इनका क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे, 20 पंचे 100 यानी 1/5। ठीक है। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, यानी रेहाना की आय अगर 5 यूनिट है तो साजिया की कितनी, इससे 20% यानी 1 कम 4 है। ठीक है। अब रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है, रेहाना की आय 1 अधिक है, किसमें, 4 में से, साजिया की आय में से गुणे 100, यानी कितनी अधिक है, 25% अधिक है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन तो देख करके ही आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, कुछ कुछ पेपर तो देखने को मिल रहा है कि कुछ कुछ सेट जो हैं वो तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड हैं, लेकिन कुछ सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में, 1 या 2 सेकंड में आप देख करके भी उनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप एक ही कैटेगरी को मत देखिए कि क्वेश्चन केवल टफ ही टफ आ रहा है तो आप टफ ही टफ क्वेश्चन पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक भी क्लियर कर लेते हैं हर एक चैप्टर का तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5, 4 और 3% की दर पर ह्रासित होता है, यानी कम होता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चाहे तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20, यानी अगर पहले राशि 20 रही होगी तो फिर कितनी हो जाएगी, 1 कम 19 हो जाएगी। 4% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/25, पहले राशि 25 रही होगी तो फिर कितनी हो जाएगी, 1 कम होकर के 24। इसे कहा जाता है सक्सेसिव मेथड, यहाँ पर हम सक्सेसिव का यूज करेंगे, 24 हो जाएगी 1 कम। 3% यानी पहले 100 रही होगी तो फिर कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ कट रहा है आपस में तो काट लेंगे, तो 4 से यह काट लेंगे, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 25 पंचे 125 और ये 00, इनका गुणा कर लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 125 00, और इनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सते 42, या फिर 19 से पहले गुणा कर लें या 6 से कर लें तो 6 सते 42, 4 6 नहीं 54 और 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। गुणे कितना है, 19, 19 दूनी 38, हाथ से लगे 3, 19 अट्ठे 152 और 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55, 55 के 5 हाथ से लगे 5, 19 पंचे 95 और 5 100, तो 12,500 से घट करके कितना हो जाएगा, 10,058 हो जाएगी राशि। ठीक है, अब 12,500 यूनिट बराबर दिया गया है 65 लाख, तो 10,058 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 65 लाख बटे 12,500 गुणे 10,058 कर देंगे। ठीक है, 25 से काट देंगे तो 25 पंचे 125, 00 पहले ही हटा देंगे। 25 से इसे काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 15 यहाँ पर बचेगा, तो 25 छक्का 150 और 2 0 आगे। 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25, बचेगा कितना, 1, तो 5 दूनी 10, 520 आ जाएगा। तो 10,058 गुणे 520 करना है, इधर कर लेते हैं,
10,000 58 गुणे 520, तो 52 से गुणा करके 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल लगा 1। अब आगे जीरो आएगा तो इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इकाई और दहाई का अंक क्या होगा, 0 और 6। इसका मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 57,50,160। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से भी देख लेंगे कि इकाई और दहाई के अंक में क्या आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ कार्य करके यानी ए प्लस बी कितने दिनों में, 30 दिनों में, और ए अकेले 50 दिनों में, बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। इसके लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, 150 आ जाएगा, 3 पची 15 यानी 5, 5 ने 15 यानी 3। ए प्लस बी की क्षमता है 5 एक दिन में काम करने की, और ए की क्षमता है 3, तो बी की क्षमता क्या होगी, 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगी। अब 2 यूनिट एक दिन में काम करेगा तो 150 यूनिट काम करने में इसे कितना समय लगेगा, 150 बटे 2 कितना, 75 दिन समय लगेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 75 दिनों में बी काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य से 6 कुर्सियाँ और 1200 रुपये में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करो। 800 रुपये की एक कुर्सी खरीदी, कुर्सियाँ कितनी खरीदी, 6, तो 8 छंग 48 यानी 4800 की कुर्सियाँ खरीदी, और 1200 में एक मेज खरीदा, तो प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 8 तो 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 6, 6000 में खरीदा और 7200 में बेच दिया। तो लाभ कितने का मिला, 1200 का लाभ लिया। कितने में से, 6000 में से, गुणे 100 कर देंगे, 1 2 1 2 1 0 से 0, 6 दूनी 12 यानी कितना आ जाएगा, 20% यहाँ पर उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह इसका क्रय मूल्य हो जाएगा जितने में उसने खरीदा है टोटल, 7200 में बेचा है तो एसपी हो जाएगा 7200, और प्रॉफिट जो है वह हो जाएगा 12000। ठीक है, और 1200 रुपये, और 6000 टोटल इसका सीपी है, तो 1200 बटे सीपी यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, इस समीकरण का आपको मान ज्ञात करना है, यह कितना होगा। तो सबसे पहले तो भिन्नों को भिन्न में बदलेंगे, जो सही बटे में लिखा है, तो 7 दूनी 14 और 14 6 20 बटे 7 ऑफ 4 पंचे 20 1 21 बटे 5 भागित 2 बटे 3। ठीक है, गुणित 5 9 45 1 46 बटे 9 भागित 3 बटे 4 गुणे 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑफ 1 बटे 2 भागित 1 बटे 4 का मान कितना होगा यह बताना। आगे सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 7 त्रिका 21 और 5 से काटेंगे 5 चौको 20। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तब भाग की तरफ जाएंगे, तो इनका गुणा करा लेंगे, 4 तियाँ 12 गुणे संख्या पलट देंगे, 3 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गुणा 46 बटे 9 भागित, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से इसे काटेंगे, 2 चौको 8। ठीक है, और इनका गुणा कराएंगे तो अब इधर बचा है 1 गुणा हो जाएगा, 4 बटे 3 ही आ जाएगा। 3 बटे 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे संख्या पलट देंगे, 4 बटे 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 2 6 के 12, 3 छंग 18 गुणे 46 बटे 9 गुणे भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे, और 4 को क्या लिख लेंगे, 1 बटे 4, क्योंकि बाकी सब यहाँ से कट चुका है, 1 बन जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अमित ने विमल को एक अलमारी बेचा और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या था। अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य था x और उसने 10% के लाभ पर बेचा, यानी 110 में बेचा। ठीक है, और विमल ने उस अलमारी को चेतन को फिर से 10% के लाभ पर, यानी इस रेट के भी 10% यानी 110% पर बेचा, 10% के लाभ का मतलब। और अब चेतन ने खरीदा कितने में है, इस रेट में खरीदा है, तो यह रेट किसके बराबर होगा, 14,520 के बराबर होगा।
0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 3, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 132 आ जाएगा। 0 इधर लग जाएगा। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 120 आ जाएगा। और 2 0 इधर हैं, नीचे बटे में 100 है तो 100 चला जाएगा उधर। x बराबर 120 गुणे 100 कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, 120 के आगे डबल 0 कितना हो जाएगा 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 मित्रों ए बी सी और डी ने किसी व्यवसाय में 3, 7, 9 और 13 के अनुपात में निवेश किया। यदि सी के लाभ का हिस्सा 8,910 है तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा क्या होगा। ए बी सी डी के लाभ का हिस्सा 3, 7, 9, 13 इस हिस्से में निवेश किया है तो इसी हिस्से में लाभ भी होगा, लाभ भी इसी रेशियो में होगा। ठीक है, सी का हिस्सा कितना है 8,910 और सी का अनुपात कितना है 9 है तो 9 बराबर कितना है 8,910 यूनिट के बराबर है। इतने रुपए के बराबर है 9 यूनिट बराबर। ठीक है, ए और बी का कुल हिस्सा कितना है। ए और बी का कुल हिस्सा 7, 3, 10, 10 यूनिट का मान बताना है तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा 9 9 81, बचेगा कितना 8, फिर 9 9 81, 990 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर तो 10 यूनिट बराबर क्या होगा 990 जीरो, यानी 9,900 रुपये के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। देखें कई बार यह समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये तो बताया नहीं गया है कि इस पार्क के अंदर या पार्क के बाहर कहाँ पर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, क्योंकि अगर आप अंदर अगर इसके रास्ता बनाएंगे तो आंसर दूसरा आएगा। रास्ता अगर आप इस तरह से बाहर बना देते हैं तो फिर आंसर यहाँ पर बदल जाएगा। तो कई बार ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रश्न को ठीक से पढ़ना होगा। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि लिखा हुआ देखें मिल जाएगा कि आयताकार पार्क के चारों ओर। अगर यहाँ पर के की जगह पर केवल और केवल में लिख जाता तो इसका पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता। ठीक है, बहुत कमाल की है हिंदी। अगर यहाँ पर के की जगह पर में लिख जाता तो सेंटेंस का पूरा अर्थ ही बदल जाता। अगर यहाँ पर में लिखा होता तो इसका मतलब है कि इस पार्क के अंदर, इस पार्क में रास्ता है। अगर लिखा है कि इस पार्क के चारों ओर, अगर इस पार्क में चारों ओर लिखा होता तो मतलब पार्क के अंदर चारों तरफ रास्ता होता, लेकिन यहाँ पर में नहीं है, के है, तो पार्क के चारों ओर यानी पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है। इस तरह से आप इस प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार यह कन्फ्यूजन होता है और हो सकता है कि दोनों ऑप्शन आपको मिल जाए कि पार्क के अंदर भी बनाने में रास्ता, वो भी ऑप्शन मिल जाए, पार्क के बाहर रास्ता बनाने का भी ऑप्शन आपको मिल जाए। तो फिर आप कौन सा सही करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि पार्क के चारों ओर है या पार्क में चारों ओर है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये देखेंगे कि इस पार्क की लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। अगर 1 मीटर चौड़ा यहाँ पर रास्ता है और 1 मीटर चौड़ा यहाँ पर रास्ता है तो बताएं इस टोटल रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, 1 इधर बढ़ेगा 1 इधर। इसी तरह से इस भीतर पार्क की चौड़ाई जो है वह 8 मीटर है, लेकिन यह रास्ता 1 मीटर चौड़ा है, यहाँ पर रास्ता 1 मीटर चौड़ा है, तो यह टोटल जो रास्ते की चौड़ाई है यह कितनी हो जाएगी, 8 + 1 9 + 1 10, यानी 10 मीटर यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अब इस बड़े वाले आयत में ध्यान दीजिएगा, अगर इस बड़े वाले आयत में इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर दें इस पार्ट के क्षेत्रफल को, तो बचेगा क्या, इस पार्ट का हमारे पास क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 दहम कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, और 14 अट्ठे कितना होता है 112, इसमें 112 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 2 गया तो 8 और 5 में से 1 गया 4, कितना आ जाएगा 48 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है दोस्त, 48 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे क्लासेस लग रहे हैं। ठीक है, और क्या आपको इन क्लासों से कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है इन क्लासों से
तो आप अपने मित्रों तक भी इन क्लासेस को पहुंचाइए और जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है, आपको बताना है कहाँ पर लाभ हो रहा है, कहाँ पर हानि हो रहा है, और कितना लाभ और कितना हानि हो रहा है, यहाँ पर ये भी दिया गया है। बस आपको ये देखना है कि यह जो दिया गया है यह सही है या नहीं। जैसे 80 क्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य 96 हो तो क्या 20% का लाभ होगा? तो 80 में कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। 12 बटे कितना है? 80 है, ठीक है, सॉरी 16 बढ़ा ना। 80 में 96, 80 से 96 हो रहा है, 16 का लाभ हुआ बटे 80 गुणे 100 कर देंगे। 16 पंचे 80 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 20% आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल सही है, 20% का लाभ यहाँ पर। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर देखेंगे 8000 है, 7000 है, तो पक्का पता है कि नुकसान हो रहा है कितने का? 1000 का बटे 8000 गुणे कितना है? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे 25 बटे 2% की हानि हो रही है। यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तीसरे ऑप्शन में, ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन में कितना है? 7812 में से 6786 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 6, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा? 8, लेकिन इधर एक उधार भी तो लिया है, तो 7 बचेगा। 7 में से 7 घटेगा 0, और 7 में से 6 घटेगा 1। 1026 बटे कितना है? 7812 है, गुणे 100 करेंगे तो क्या यहाँ पर 13 आ जाएगा? 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15। तो यहाँ पर तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है। 4 से एक बार काट करके देख लेते हैं। 4 कम 4, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे इधर आ जाएगा 25, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 0। तो यह तो विभाजित नहीं हो रहा है ठीक से, आगे चेक कर लेते हैं, हो सकता है यही गलत हो, ठीक है। इधर अगर चेक करेंगे तो कितना होगा? 1526 हो रहा है 1400 से, यानी 126 की बढ़ोतरी हो रही है किसमें? 1400 में, गुणे 100 कर देंगे। लाभ हो रहा है ना, 1400 से ज़्यादा हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 0 से 0 कैंसिल, 9 बार चला जाएगा, 14 नहीं है 126, तो 9% का लाभ हो रहा है। यह भी सही है। जब ये तीनों सही हैं, इसका मतलब ये तीसरा ही गलत था, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यानी थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में दिया गया है? ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन 2 यानी तीसरा ये गलत है, ठीक है, तीसरा विकल्प गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 25 से 45 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्या आती हैं, सबसे पहले तो वो पता होनी चाहिए, उन्हें लिख लेंगे। 25 के बाद आती है संख्या 27 जो कि अभाज्य नहीं है। 27 के बाद 29 है जो अभाज्य है। 31 है जो अभाज्य है। 33 अभाज्य नहीं है, ना ही 35 है। 37 अभाज्य है, ठीक है। 39 अभाज्य नहीं है। 41 अभाज्य संख्या है। 43 अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5, 25 से 45 तक 5 संख्याएं अभाज्य हैं। इन सभी को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 1 4 और 7 4 11, 1 12 और 12 और 9 कितना आ जाएगा? 21। 1 हाथ से लगे 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 181 बटे में कितना आ जाएगा? 5। 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 6 30, 36 सही, 1 बटे 5 यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। यही क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने की कोई भी ट्रिक नहीं है। अभाज्य संख्याओं का जब भी आपको औसत निकालना होगा तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे आपको अभाज्य संख्या लिख लेनी है और जोड़ करके भाग कर दे जितनी भी अभाज्य संख्या लिखी है। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर हम किसी एक संख्या को या किसी भी संख्या के आसपास, जैसे 40 को हम मान लेते कि यहाँ पर औसत है, या फिर 35 को मान लेते औसत है, और फिर बैलेंस कर लेते, ठीक है। ये तरीका हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं में कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई भी क्रम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है, ठीक है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे के अंक 48 के बजाय 84 लिखे थे, सही औसत ज्ञात करें। तो एक छात्र के अंक कितने लिखे हैं? 65 के बजाय 56, यानी कितने कम लिखे हैं? तो 65 के बजाय 56 लिखे हैं, यानी कितने कम हैं?
9, 9 कम है, ठीक है, यानी कि 9 प्लस होने चाहिए, अभी बढ़ने चाहिए औसत में। लेकिन एक छात्र के 48 के बजाय 84 लिखे हैं, यानी गलत तो 84 है ना, लिखे होने चाहिए 48, यानी कितने कम करने चाहिए, तो 8 6 14 यानी 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 यहाँ पर ज़्यादा लिखे तो 36 कम करना चाहिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9 प्लस करना चाहिए, 9 ज़्यादा करना चाहिए और 36 कम करना चाहिए, यानी 27 यहाँ पर आ जाएगा। 27 औसत यहाँ पर ज़्यादा है, इनमें से 27 यहाँ पर कम करना चाहिए। तो 27 कम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि कितने छात्र हैं टोटल, 30 छात्र हैं, ठीक है। अब 30 छात्रों में टोटल 27 अगर कम किया जाए तो प्रत्येक छात्र का यानी औसत में कितना कम किया जाएगा, तो 27/30 कर देंगे, 0 आ जाएगा, 3 9 27 यानी 0.9, औसत में से 0.9 कम हो जाएगा। औसत था कितना, 76 था, सॉरी 76 था औसत, और 76 में जब 0.9 कम कर देंगे, क्योंकि 0.9 औसत ज़्यादा है, यहाँ पर कम करेंगे कितना आ जाएगा, 75.1% आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसे समीकरण को सॉल्व करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, और जब ऑफ को सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2/7 प्लस 3/7 माइनस 1/14 है, 2 से इसे काट देंगे, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 7 14 यानी 1/7 आ जाएगा। 7 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 2 + 3 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4, और 4/7 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा, घंटों और निकटतम मिनटों में कितना समय लगेगा बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक पाइप है जो 12 घंटों में भर सकता है, दूसरा 15 घंटों में भर सकता है, तीसरा है जो 24 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 120, 12 धामा 120, 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 3 पाइप ए बी सी मान लिए जाएं और सी 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो ए बी और सी तीनों मिल करके क्या करेंगे, ए पाइप 10 यूनिट पानी भरेगा, बी 8 यूनिट भरेगा और सी जो है वो 5 यूनिट खाली करेगा, यानी कुल मिला करके 1 घंटे में 13 यूनिट पानी भरा जाएगा। और टोटल कितनी क्षमता है टंकी की, 120 यूनिट है। 120 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 120/13 कर देंगे, 13 नहीं है 117, 9 सही 3/13 आ जाएगा, और 3/13 को 60 से गुणा करके मिनट में बदल लेंगे तो 9 घंटे। ठीक है, 180/13 मिनट, और 180/13 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, 9 घंटे, 13 कम 13 बचेगा 5, तो 13 तिया 39, यहाँ पर 50 है, 13 चौको 52। ठीक है, 50 लगभग 52 के आसपास है, तो 13 चौको 52 यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग 14 मिनट, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निकटतम मिनटों में कितना समय लगेगा, तो 9 घंटे 14 मिनट यहाँ पर समय लगेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक पर्स में रखे गए हैं 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, और इनका अनुपात है 8, 5 और 3। तो मान लेते हैं 3x, 5x और 8x टोटल सिक्के हैं। 1 रुपये के 8x सिक्के हैं, 2 रुपये के 5x सिक्के हैं, 5 रुपये के 3x सिक्के हैं। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपये हो, टोटल 132 रुपये कुल मूल्य हो, 132 रुपये। ठीक है, तो पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, यानी 3x का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखो जी, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के होते तो कितने रुपए होते, 8 रुपए होते, लेकिन 8x सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 8x रुपए होंगे। प्लस 2 रुपए के 5 सिक्के होते तो 5 दूनी 10 रुपए होते, लेकिन 5x हैं तो 10x सिक्के होंगे। 5 तिया 15x सिक्के, 15x रुपए होंगे टोटल, और ये टोटल सभी रुपयों को जोड़ दिया जाए तो कितने रुपए हैं, 132। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1, 2 1 3, 33, x बराबर 132 रुपये। 33 से काट देंगे तो 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22,
3 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 रुपये। x बराबर 4 रुपये या 4 यूनिट के बराबर आएगा। अब कहा जा रहा है कि पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, 3 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 12 सिक्के हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि 10,000 रुपए की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वैसे तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत ही शानदार और आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। देखो जी, 10,000 रुपये हैं, ठीक है, पहले वर्ष में 8% का ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में 10% का लगेगा और तीसरे वर्ष में 12% का लगेगा। तो हमें तो इसकी प्रॉपर्टी पता है ना चक्रवृद्धि ब्याज की क्या होती है कि मूलधन पर भी लगता है और ब्याज पर भी लगता है। तो पहले वर्ष तो केवल और केवल मूलधन है। मूलधन कितना है 10,000। 10,000 का 8% कितना हो जाएगा 800। ठीक है, 800 रुपये पहले वर्ष में ब्याज लगेगा। और जब दूसरे वर्ष की बारी आएगी तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा और इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो मूलधन पर कितना ब्याज लगेगा, देखें 10,000 का 10% यानी 1,000 और ब्याज कितना है 800। 800 पर भी 10% का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 800 का 10% 80 रुपये का ब्याज लग जाएगा। ठीक है, अब जब 12% यानी तीसरे वर्ष की बारी आती है तो मूलधन पर ब्याज लगेगा, उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर ब्याज पहले से कलेक्ट हो चुके हैं इन पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन 10,000 है, 12% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 1200। क्लियर है, और 800 का 12% ब्याज कितना हो जाएगा 96। 1,000 का 12% ब्याज कितना हो जाएगा प्लस 120 और 80 रुपये का 12% ब्याज कितना हो जाएगा 9.6। ठीक है, अब ये जितने भी ब्याज हैं इन सब को काउंट कर लेंगे, सब को जोड़ लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI हो जाएगा 3 वर्षों का। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे तो 12 8 20 यानी 2,000, एक 3,000 प्लस 120 प्लस 80 200 और 296 प्लस 9.6 कितना आ जाएगा 0.6। 9 6 15 के 5, हाथ से लगे 1, 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1 3 और यहाँ पर कितना है 3। 3305.6 रुपये किस ऑप्शन में है 3345, 3330, 3305.6 ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो पता चला आपको कैसे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखें आप क्या कर लें कि सक्सेसिव मेथड का यूज करें। 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5 यानी 5 से 1 की छूट होकर के कितनी राशि हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से राशि कितनी होगी 9 अगर 1 की छूट दे दी जाए 10% की छूट। 15 का मतलब होगा 3/20 यानी 20 से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होने वाला है आपस में उसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से काट देंगे 4 पंचे 20 तो कितना आ जाएगा 5 पंचे 25 दामा 250। 250 से वैल्यू कितनी हो रही है 17 गुणे 9 यानी 9 7 63, 9 कम 9 9 6 15 कितना आ जाएगा 153। कितना कम हुआ है 250 से 153 कितना कम हुआ है, अगर 150 कम होता तो 100 लेकिन 3 कम हुआ है यानी 97। ठीक है, 97 कम हो रहा है किसमें 250 में से, गुणे कितना 100, 25 दहम्मा 50, 25 चौको 100, 4 से गुणा करा देंगे 10 से भाग कर देंगे, 4 सते 28, 4 ने 36 और 2 38, 10 से भाग कर देंगे 38.8% यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है तो वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर, अब जब पार्क का चक्कर लगाएंगे ये तो किनारे किनारे ही तो घूमेंगे और किनारे किनारे घूमने का मतलब है कि इस वृत्त की परिधि पर घूमेंगे और वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr।
ठीक है। और 2πr क्या होगा, 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 लेना है, गुणे r कितना है 21 मीटर, 21 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक का 21, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है। वर्गाकार भुजा की लंबाई कितनी है? वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है, एक वर्गाकार पार्क है इसके एक चक्कर के बराबर है, तो वर्गाकार पार्क का एक चक्कर किसके बराबर होगा, इसके परिमाप के बराबर होगा। और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजा ए होंगी, टोटल इन भुजाओं की दूरी को ही वर्ग का परिमाप कहते हैं। और यह कितना होता है 4a होता है। और 4a बराबर कितना है 132 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, यानी कितना आ जाएगा 33 मीटर आ जाएगा। वर्ग की एक भुजा कितनी है a, और a बराबर कितना आ जाएगा 33 मीटर, क्योंकि पूछा जा रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 33 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल प्राप्त होता हो। अब देखिए 8, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लें और +1 कर दें, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। 8, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी होगी, और जब विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो समझ लो एक शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 8, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? दो चौको 8, 9, 2 पंचे 10। इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, ये सारी सह अभाज्य संख्या हैं, तो 4 पंचे 20 और 2 नहीं 18, 180 गुणे 2 कितना आ जाएगा 360। 360 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 8, 9 और 10 तीनों से विभाजित है। एक शेषफल प्राप्त करना है तो +1 कर देंगे, 361 आ जाएगा। अब 361 को 8 से भाग करेंगे, एक शेषफल बचेगा, 9 से भाग करेंगे, एक शेषफल बचेगा, 10 से भाग करेंगे, एक शेषफल बचेगा। इसका मतलब आंसर जो है वह कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और बहुत जल्द लाइव आने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्द लाइव क्लासेस आप लोगों की चालू होंगी। मतलब यह है कि जो मैं ये प्रीवियस ईयर साल करवा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि लाइव आ जाऊं, उससे आप लोगों को भी ये बेनिफिट होगा कि आप भी मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर भी कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और फिर मुझे लगता है कि जो आपस में हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन बनेगा वो बहुत ही शानदार होगा। इसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ, इसी वजह से कुछ क्लासें स्किप भी हो रही हैं, बीच में नहीं हो पा रही हैं कभी कभी, तो क्षमा कीजिएगा उन बातों के लिए, ठीक है। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि यह क्लासें हेल्पफुल होंगी आपके दोस्तों के लिए या किसी और के लिए भी, तो आप उनके साथ भी इन क्लासों को शेयर करिएगा, ठीक है। और मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।